हेलो एवरीवन। आज हम अध्ययन करते हैं संसाधनों का विकास। कल हमने अध्ययन किया था संसाधन क्या है और उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। कल इनका अध्ययन किया था। चलिए अध्ययन करते हैं संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन व्यापक यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध प्रयोग या उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। यानी कहने का मतलब है कि संसाधनों से क्या होता है, मनुष्य का जीवन स्तर ऊंच होता है, अच्छा होता है, लेकिन यदि इसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण का ह्रास होगा, संसाधनों की कमी पैदा हो जाएगी। हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, संसाधनों का विकास एक अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ उनका विकास करना चाहिए और हमें देखकर, सोचकर, समझकर इनका प्रयोग करना चाहिए। तो इसके जो नेक्स्ट आता है, इसके जो दुष्परिणाम हैं या मुख्य समस्याएं हैं या संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग के क्या परिणाम निकलते हैं। तो फर्स्ट परिणाम इसका, कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास, यानी कहने का मतलब है संसाधनों की कमी हो जाती है। नंबर 2, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिसे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात कहने का मतलब है गरीब और अमीर में बट गया है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापन, यानी कहने का मतलब है जो तापमान है वो क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ओजोन परत अवक्षय, यानी ओजोन परत का ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण, यानी पर्यावरण का प्रदूषण होना, और भूमि निम्नीकरण, यानी भूमि की उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये इसके क्या है, दूसरे परिणाम या दुष्प्रभाव। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यानी कहने का मतलब है गरीब अमीर सभी के बीच में क्या होना चाहिए, इनका समान वितरण होना चाहिए। एक विशेष जाति, एक विशेष समूह, एक विशेष वर्ग का इनके ऊपर अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसके दुष्परिणाम पहले हमने जो पढ़े थे, इसके बारे में यहाँ पढ़ा था हमने। संसाधनों का जो दुष्परिणाम है इसके बारे में हमने यहाँ इसको पढ़ा था कि किस प्रकार से इसकी हानि है, नुकसान है। तो इससे आगे चलिए। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब इसके बाद आता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक अंक के क्वेश्चन में कि पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो कब संपन्न हुआ था, तो इसका उत्तर होगा 1992 में, 1992 में। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष, यानी राष्ट्रों के अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए, यानी इकट्ठा हुए थे। तो जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था और इसमें लगभग 100 देश शामिल थे और ये ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता
पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब ये एजेंडा है 21, वो क्या है? वही है जो मुख्य इसके बारे में बताया कि संसाधनों का उचित ढंग से प्रयोग करना और विकास करना। अब आता है संसाधनों का नियोजन। नियोजन का मतलब जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्लानिंग, यानी संसाधनों का प्लानिंग के साथ प्रयोग करना, उसके प्लानिंग करना, उनके ऊपर क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन करना कहलाता है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यानी भिन्नता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि हम देखते हैं, एक तरफ हिमालय पर्वत है, संसाधनों का अभाव है। यदि हमें दक्षिण के पठार की बात करते हैं, संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, यानी खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। एक जगह भूमि है, यदि हम उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करें, बहुत उपजाऊ भूमि है। यदि हमें रेगिस्तान के मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर रेतीली मिट्टी है और अनउपजाऊ भूमि भी है। तो इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर असंतुलन नियोजन की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है भारत में संसाधन नियोजन। ये तो पूरे विश्व की बात बताई थी इससे पहले, प्रदेश में विभिन्नता की बात बताई, देश में भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, यानी एक मुश्किल प्रक्रिया है, जिसमें निम्नलिखित सोपान है। यानी सोपान का मतलब है एक सोपान, एक निम्न से उच्च स्तर की तरफ, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ जाना। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, यानी किस क्षेत्र में कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, प्रचुर मात्रा में है, किन की कमी है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। इसका पाठ है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, यानी टेक्नोलॉजी का विकास करना। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, यानी तालमेल बनाए रखना। स्वाधीनता के बाद यानी आज़ादी के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। किस क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। यदि हम बिहार, झारखंड आदि प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पर संसाधन है, जिस प्रकार कोयला है, लौह भी है, लौह एस्क भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अन्य खनिज भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोगों का जीवन स्तर है वो क्या है, बहुत निम्न स्तर का है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। उपनिवेश यानी जब का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए प्रमुख आकर्षण रहे हैं। यानी हमारा देश उपनिवेश था, यानी गुलाम था, किसका था, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का हम क्या थे, गुलाम थे।
तो हमारे ऊपर जो देश के ऊपर पहले, इससे पहले मुस्लिम देशों के हम गुलाम रहे, इसका प्रमुख कारण क्या था? हमारा जो देश है आर्थिक रूप से, संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी संपन्न देश था और यहाँ पर संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, जिसके कारण हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया, यानी बहुत प्रचुर क्या किया, उनको सस्ते दामों में खरीद लिया या ज़बरदस्ती उनको ले लिया गया और अपने देशों में इसको भेज दिया था, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, यानी अधिकार स्थापित कर लिया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता, यानी मानव संसाधन की गुणवत्ता का मतलब है कि यहाँ पर स्वस्थ लोग हैं, हष्टपुष्ट हैं, शिक्षित हैं, और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा। यानी इतिहास से हमें क्या प्राप्त हुआ? अनुभव, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ किस प्रकार से लोगों ने हमारा शोषण किया था। अब है संसाधनों का संरक्षण, क्यों जरूरी है? देखिए, सबसे जरूरी है संरक्षण का मतलब संसाधनों को बचाना। कि क्यों बचाना जरूरी है? ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो इनका प्रयोग कर सकें और हमारा देश क्या रहे? आत्मनिर्भर बन सके। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग, यानी अंधाधुंध उसका प्रयोग, यानी बिना बुद्धि के प्रयोग, बिना टेक्नोलॉजी का उसका प्रयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की: हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अब इसके बाद आता है, ये तो गांधी जी की स्टेटमेंट, और इसके बाद आता है भू संसाधन, यानी भूमि संसाधन। क्या होता है भूमि संसाधन? जो हमारी जो भूमि है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम निवास करते हैं, कृषि की जाती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।